रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ में किए बाबा बर्फानी के दर्शन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी रहे साथ। राजस्थान के सियासी प्रकरण में फोन टैपिंग का मामला उछला। भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। राज्य सरकार से पूछा कि क्या फोन टैपिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस अपनाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली एक और कामयाबी। आज सुबह मार गिराए 3 आतंकवादी। इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में पास हुए सभी अभ्यर्थी आईआईटी में दाखिले के योग्य होंगे। जॉइंट एडमिशन बोर्ड की बैठक में जेईई एडवांस 2020 परीक्षा के लिए लिया गया फैसला। भारत में कोविड-19 की रिकवरी रेट करीब 63%। 6,53,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त। 3,58,000 से अधिक सक्रिय मामले। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लागू। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बिहार का दौरा करेगी केंद्रीय टीम। तेईस जुलाई 2021 से होगी टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का आगाज 24 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ, जबकि उसी दिन नेदरलैंड्स के साथ होगा महिला टीम का पहला मैच। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमरनाथ गुफा पहुंचे और बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अमरनाथ की गुफा पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यहां बर्फ की बूंदों से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इस गुफा में पार्वती शक्तिपीठ भी स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। रक्षा मंत्री कल दोपहर लद्दाख से श्रीनगर पहुंचे थे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी हैं। पुजारी ने रक्षा मंत्री को बाबा बर्फानी के दर्शन कराए और विशेष पूजा कराई। रक्षा मंत्री 2 दिन के लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। जाग्रतो दूरमुदे देवन्दतो सुप्तसदथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेक तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जल छोड़ दे नीचे, फिर गणेश जी का ध्यान फूल लेके हरि ओम गणानंद्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानंद्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनंद्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमया निगर्भदमा त्वमयासि गर्भदम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। और इससे पहले कल रक्षा मंत्री ने श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की संपूर्ण सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में सीडीएस बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू, चिनार कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने के लिए सुरक्षा बलों और सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल और समन्वय बनाने के लिए सभी की सराहना की। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मंथन तेज कर दिया है। इसकी तैयारियों को मूर्त रूप देने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। इसको लेकर अयोध्या दौरे पर पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर के सुरक्षा सलाहकार के शर्मा और निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ बैठक कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि आज की बैठक के बाद मंदिर निर्माण के शिलान्यास तिथि की भी घोषणा ट्रस्ट कर सकती है। आज की बैठक अयोध्या सर्किट हाउस में होगी, जिसमें ट्रस्ट के 12 सदस्य मौजूद होंगे, जबकि 3 अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। ट्रस्ट की बैठक से एक दिन पहले अयोध्या पहुंचे के शर्मा और पूर्व आईपीएस
नृपेंद्र मिश्र और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ अयोध्या के सर्किट हाउस में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का खाका तैयार किया है। उधर अयोध्या के संतों महंतों का मानना है कि ट्रस्ट जो फैसला लेगा उसे सब मानेंगे। इन संतों महंतों ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन और भूमि पूजन करेंगे। इतने वर्षों के बाद आदेश आया है भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, इसके लेकर अयोध्या के साधु संत और आम जनमानस भी एक उत्साह है कि जल्द ही भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें आवे भूमि पूजन में। लेकिन ट्रस्ट की बैठक है, हम लोगों को उम्मीद हम लोग लगाए हैं ट्रस्ट की बैठक होगी, वो भी इसी स्थान पर होगी और वहाँ का एजेंडा तैयार हुआ है। एजेंडा आज दिखा दिया गया है। 18 तारीख की ट्रस्ट की बैठक में अंतिम निर्णय होगा। साल 2000 और 2019 के बीच 75 देशों में से 65 देशों में बहुआयामी गरीबी के स्तर में काफी कमी आई है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल की ओर से जारी रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। खास बात यह है कि इस मामले में भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। भारत में करीब 27.3 करोड़ लोग गरीबी के जाल से बाहर निकल पाने में कामयाब हुए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की इस उपलब्धि पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये देखकर काफी खुशी हुई कि यूएनडीपी रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों में भारत में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये एक बड़ा सकारात्मक विकास है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत की इस उपलब्धि को देखकर उन्हें काफी खुशी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। जेपी नड्डा ने कोरोना काल में पार्टी के किए कामों की समीक्षा की, साथ ही संगठन की गतिविधियों की भी जानकारी ली। राजस्थान के सियासी प्रकरण में फोन टैपिंग का मसला उछल गया है। आज भाजपा ने गहलोत सरकार से पूछा कि अगर फोन टैपिंग हुई है तो यह संवेदनशील मुद्दा है और क्या इससे पहले फोन टैपिंग स्टैंडर्ड प्रोसेसर अपनाया गया। भाजपा ने इसकी सीबीआई जांच मांगी है। दुगन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रही है वो हम देख रहे हैं। एसओपी फॉलो हुआ, फोन टेपिंग इत्यादि किया गया, क्या संविधान को ताक पे रखा गया, क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है, क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो और जो 10 कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं उनका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, Directorate of Revenue Intelligence, National Investigation Agency NIA, RAW, Directorate of Signal Intelligence and दिल्ली पुलिस कमिश्नर। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर कोविड-19 के दौरान देश में होने वाले आगामी चुनावों के प्रचार को लेकर राय और सुझाव मांगे हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। इस साल कुछ राज्यों में उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने अपने पत्र में देश में कोविड-19 के मौजूदा हालात की ओर इशारा किया। आयोग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और कुछ अन्य कानूनों के तहत दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 31 जुलाई 2020 तक अपनी राय और सुझाव भेजने के लिए कहा है, ताकि महामारी के दौरान होने वाले चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार किए जाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश तैयार किए जा सके। जम्मू कश्मीर में शोपियां के अमशीपोरा गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज सुबह मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि शोपियां के अमशीपोरा में कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं और किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की टीम के साथ मिलकर
एक टीम तैयार की और अश्मीपोरा इलाके का घेराव शुरू कर दिया। बिहार में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। पटना गया रेलखंड पर पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्व मध्य रेलवे के प्रवक्ता राजेश कुमार के मुताबिक दानापुर मंडल के पटना गया रेलखंड पर पोटही नंदवा नामक जगह पर एक कार रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के आ जाने से कार इंजन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल असम से दिल्ली लेकर आएगी। स्पेशल सेल की टीम शर्जील को लाने के लिए असम रवाना हो गई है। शर्जील इमाम फिलहाल असम की जेल में बंद है। शर्जील इमाम पर आरोप है कि उसकी दिल्ली दंगों में अहम भूमिका रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल दंगों में फंडिंग और साजिश के आरोप में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर शर्जील को दिल्ली लाएगी। इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में पास हुए सभी अभ्यर्थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी में दाखिले के योग्य होंगे। सभी आईआईटी के ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की हुई बैठक में जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आईआईटी में दाखिले के नियमों में छूट देने का ये निर्णय लिया गया। कई बोर्ड द्वारा इस साल 12वीं की परीक्षाओं को आंशिक रूप से रद्द किए जाने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई करने के अलावा 12वीं की परीक्षा में कम से कम 75% अंक लाना या 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अपने बोर्ड के शीर्ष 20% छात्रों में शामिल होना जरूरी होता है। लेकिन इस साल के लिए इस नियम में छूट दी गई है और 12वीं की परीक्षा पास करने वाला कोई भी छात्र आईआईटी में दाखिले के योग्य होगा। बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे असम से कल एक सुकून देने वाली खबर आई। 2 साल की बाघिन को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण के कर्मचारियों ने सुरक्षित उसके आवास क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया। दरअसल ये बाघिन मंगलवार को बरनडुबी इलाके में वन जीव कर्मचारियों को मिली थी, जो बाढ़ की वजह से अपने समूह से बिछड़ गई थी। ये 2 साल की बाघिन शाविका अपने एक और साथी के साथ जंगल से बाहर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकली थी, जिसे ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में देखा गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण ने बाघ को बचाव शिविर में ले जाने का फैसला किया और उसका उपचार करने के बाद उसे वापस उसके समूह के पास के स्थल में छोड़ दिया। मैसूर में आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने महाराज श्री जया चामराज वाडिनार की जन्म शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। वर्चुअली समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मैसूर के महान शासक को याद करने का एक शानदार अवसर है। It is indeed an opportune moment to remember a remarkable ruler, an ideal king, and an able administrator who built a strong and self-reliant state, one of the most progressive states in pre-independence India. The moment you read about Mysore, you will become present because of the culture, heritage, traditions, art, literature, administration, whatnot. Mysore is famous for all these qualities. भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ तो रहा है, लेकिन उससे भी तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। भारत में इस समय रिकवरी रेट करीब 63% है। सक्रिय संक्रमण के मामलों की बात करें तो 3,58,692 संक्रमण के सक्रिय मामले हैं, जबकि 6,53,750 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से मौत की बात करें तो 26,273 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक मिनी लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं जारी हैं। दरअसल यूपी सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया था कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर सप्ताह वीकेंड पर लॉकडाउन होगा। इन 55 घंटों की पाबंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इस दौरान जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को नियम बनाने की छूट दी गई है। वाराणसी का जायजा लिया हमारे वाराणसी संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। आज शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने
पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर रखा है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये सिगरा का साजन तिराहा है, मेरे पीछे ये पूरी दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन का पूरा असर है। पुलिस मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। जो लोग भी बिना किसी काम के बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ कर रही है। उनका अगर काम से बाहर नहीं निकले हैं तो उनका चालान काट रही है। इसके अलावा लोग स्वेच्छा से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि कोविड-19 से लड़ना है। ये सबको पता है, पूरे देश को पता है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद भी हैं जिन्होंने कहा है 2 फीट की दूरी, मास्क जरूरी, इसी तरह से हम लड़ सकते हैं कोविड-19 से। आप भी अपने घरों में बने रहें और कोविड-19 से इस लड़ाई में बनारस और पूरे देश का साथ दें। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, सिगरा, वाराणसी, डीडी न्यूज। और पुणे में भी फिर से लॉकडाउन लागू है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है, लेकिन इस दौरान पुलिस लगातार अपनी ड्यूटी निभा रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। और गोवा में इस समय पूर्ण लॉकडाउन है और इस दौरान पणजी की सड़कें पूरी तरह से सूनी दिखाई दे रही हैं। यहां चर्च और बाजार पूरी तरह से बंद हैं। दरअसल राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोवा सरकार ने 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तकरीबन सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। गोवा में 10 अगस्त तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम बिहार में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य का कल दौरा करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार लगातार बिहार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बिहार में जांच, संक्रमण क्षेत्रों और हॉटस्पॉट के बारे में लगातार चर्चा की जा रही है। कर्नाटक में भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा है कि लॉकडाउन 21 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इससे पहले कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री और कोविड-19 के प्रभारी मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बेंगलुरु शहर के कोविड-19 सरकारी अस्पतालों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में सुविधाओं और संपूर्ण उपचार प्रक्रिया की समीक्षा की। साथ ही पीपीई किट की गुणवत्ता की जांच की। दरअसल अस्पताल के 35 कर्मचारी कोविड-19 से पीड़ित पाए गए हैं। डॉक्टर सुधाकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अस्पताल में कोविड-19 पीड़ितों से बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया जानी। गुजरात में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि पिछले 2 महीने में गुजरात में कोरोना की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए अहमदाबाद महानगर पालिका के प्रयास कार्यों की प्रशंसा की। मैंने यहाँ पे सारे डॉक्टरों के साथ बातचीत की, उनके इश्यूज समझे, कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट दिल्ली में कर रहे हैं और कैसे कैसे और जगह पे हो रहा है, उनके साथ डिस्कस किया कि हम यहाँ पे और क्या अच्छा कर सकते हैं। चाहे डॉक्टर्स प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, पेशेंट मैनेजमेंट, चाहे वो दवाइयों के बारे में हो, आइसोलेशन के बारे में हो या प्लाज्मा के बारे में हो, उन सब के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए सबसे डिस्कशन किया। आपस में हमने अपने अपने उनके प्रॉब्लम समझे, क्या उनका सोल्यूशन हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि इससे आगे जाके बहुत फायदा होगा। सूरत में केसेस जो है वो कंट्रोल में आएंगे और आस्ता आस्ता फिर कम होने लगेंगे। नेफ्रोप्लस ने भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हील्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें रोगी का डायलिसिस एम्बुलेंस में ही हो सकता है और ये एम्बुलेंस उसके घर आ सकती है। इस मॉडल से होम हीमोडायलिसिस का खर्च कम होने की संभावना है, जिससे बड़ी संख्या में रोगी इसे अपनाएंगे। रोगियों को लंबी दूरी तय कर डायलिसिस सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि संक्रमण होने की संभावना नहीं होगी। भारत में पहली बार मोबाइल वैन की ये शुरुआत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा के रोगियों की पहुंच में होगी, जिन्हें अपने घर के बाहर डायलिसिस का जरूरी उपचार चाहिए। इस एम्बुलेंस वैन को उद्योग विशेषज्ञों ने डिजाइन किया है और इसमें डायलिसिस के लिए पूरा सेटअप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि चीन में कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की जा रही है। WHO की 2 सदस्यों की एक टीम पहले से ही चीन में मौजूद है, जो बड़ी टीम के दौरे की तैयारियां कर रही है। WHO आपात कार्यक्रम के प्रमुख माइक रेयान ने कहा कि अभी तक चीनी अधिकारियों ने स्वास्थ्य संस्था का काफी सहयोग किया है। हालांकि बड़ी टीम को तैनात करने और समन्वय करने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है।
ब्राजील में कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए माइक रियान ने कहा कि ब्राजील में कोरोना संक्रमण अब अनियंत्रित गति से नहीं बढ़ रहा है और ये ऐसे मुकाम तक पहुंच चुका है जहां से इसे नियंत्रण में रखने के अवसर पैदा होते हैं। केंद्र सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं और नीतियां बनाकर कृषिगत व्यापार और कारोबार को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीतियों से देश में वर्ष 2019-20 में 2757.90 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, जो बीते साल की तुलना में 30 करोड़ अधिक है। पेश है ओपी यादव की ये रिपोर्ट। देश में नारियल रेशे और उससे बने उत्पादों का वर्ष 2019-20 में 2757.90 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निर्यात हुआ, जबकि वर्ष 2018-19 में यह निर्यात 2728.04 करोड़ रुपए का था, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 30 करोड़ रुपए अधिक का निर्यात हुआ है। वर्ष 2019-20 की अवधि में देश से नारियल रेशे और उससे बने उत्पादों का 9,88,996 मीट्रिक टन निर्यात किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह निर्यात 9,64,046 मीट्रिक टन था। नारियल रेशे से बने उत्पाद के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में वृद्धि दर्ज की गई। हैंडलूम मैट, कॉयर यार्न, रबराइज्ड कॉयर और पावरलूम मैटिंग जैसे उत्पादों में मात्रा के संदर्भ में गिरावट और मूल्य के संदर्भ में वृद्धि देखी गई। कुल कॉयर निर्यात में से कॉयर फाइबर के निर्यात की हिस्सेदारी 18% के साथ 498.43 करोड़ रुपए की रही। कॉयर के मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्यात कुल कॉयर निर्यात का 33% रहा। मूल्य संवर्धित उत्पादों में से 20% हिस्सेदारी के साथ टफ्ट मैट सबसे शीर्ष पर रहे। घरेलू बाजार में भी कॉयर और उससे बने उत्पादों की बिक्री में तेजी का माहौल देखने को मिला है। गौरतलब है कि कॉयर और उसके उत्पादों का निर्यात समुद्री मार्ग से भारतीय बंदरगाहों के जरिए किया जाता है। इनमें से 99% निर्यात तूतीकोरिन, चेन्नई और कोच्चि के बंदरगाह से होता है। अन्य बंदरगाह जहां से इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उसमें विशाखापत्तनम, मुंबई और कोलकाता आदि शामिल हैं। राजमंगल पांडे के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों के लिए ई पास बुक किए जा रहे हैं और इन दिनों ई पास बनाने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम की कपाट खुल गए, लेकिन कोरोना महामारी के चलते विगत सालों की तरह भीड़ नहीं है। अब कोरोना पर धीरे धीरे आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए ई पास बनवाने लगे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन के पश्चात ही मंदिरों में तीर्थ यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सावन माह शुरू होते ही श्री केदारनाथ एवं श्री गंगोत्री के लिए ई पास की संख्या में वृद्धि हो रही है और अभी तक लगभग 14,731 ई पास जारी किए जा चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में दिन प्रतिदिन और इजाफा होगा और एक बार फिर पहले जैसी रौनक लौट आएगी। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के स्थान तय हो गए हैं और प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम वही रहेगा जो इस साल रहने वाला था। खेलगांव और मुख्य मीडिया सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह 23 जुलाई 2021 को होगा, जबकि महिला सॉफ्टबॉल और फुटबॉल की स्पर्धाएं 21 जुलाई से होंगी। पुरुष फुटबॉल 22 जुलाई और तीरंदाजी तथा नौकायन 23 जुलाई से होंगे। पहली पदक प्रतिस्पर्धा 24 जुलाई को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल होगी। टोक्यो आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी और सीईओ तोशिरो मुतो ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों को यह जानकारी दी। 4 दशक से पदक के लिए इंतजार कर रही भारतीय पुरुष हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक्स में अपने अभियान का आगाज 24 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। महिला टीम उसी दिन नेदरलैंड्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। अगले साल ओलंपिक्स में हॉकी के मुकाबले 24 जुलाई से 6 अगस्त के बीच आयोजित होंगे। 8 बार की चैंपियन भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, स्पेन, न्यूजीलैंड और मेजबान जापान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। भारतीय पुरुष टीम को 25 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से, 27 जुलाई को स्पेन से, 29 जुलाई को पिछले साल की चैंपियन अर्जेंटीना और 30 जुलाई को जापान से खेलना है। ग्रुप बी में बेल्जियम, नेदरलैंड्स, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और साउथ अफ्रीका हैं। महिला वर्ग में भारत को पूल ए में नेदरलैंड,
जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ रखा गया है। महिला टीम को 24 जुलाई को नीदरलैंड से, 26 जुलाई को जर्मनी से, 28 जुलाई को ब्रिटेन से और 29 जुलाई को अर्जेंटीना से और 30 जुलाई को मेजबान जापान से खेलना है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को हटाना बीसीसीआई को भारी पड़ गया है। इस केस में कोर्ट ने एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया था जिसने बीसीसीआई के खिलाफ अपना फैसला दिया है। आर्बिट्रेटर ने बीसीसीआई पर 4,800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। डेक्कन चार्जर्स का मालिकाना हक पहले डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्स के पास था। यह मामला 2012 का है। तब हैदराबाद के एक मीडिया ग्रुप ने आईपीएल टीम से डेक्कन चार्जर्स को हटाने पर आईपीएल के फैसले को चुनौती दी थी। बोर्ड ने 15 सितंबर 2012 को लीग के गवर्निंग काउंसिल की आपातकालीन बैठक बुलाकर डेक्कन चार्जर्स को आईपीएल से निकाल दिया था। डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्स इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को 8 साल पहले आर्बिट्रार नियुक्त किया था। इस टीम ने दूसरे सीजन में आईपीएल खिताब भी अपने नाम किया था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।